उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह अंतिम परीक्षा में असफल हो जाएगी। अगर उसके सामान्य अंकों में कटौती की जाती तो वह कोर्स में फेल होने के कगार पर होती। उस समय शायद उसे अपने जीवनयापन के खर्चों के लिए 600 रुपये भी न मिल पाए। इसलिए जीविका चलाने के लिए वो अंततः कक्षा में आई। अरबी एक छोटी भाषा थी। कक्षा में केवल 1 दर्जन छात्र थे। वे अपेक्षाकृत बड़े कक्षा कक्ष में बिखरे हुए थे और प्रत्येक छात्र को अपने अस्तित्व का गहरा एहसास था। शिक्षक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के बाद कक्षा शुरू हुई। नैना चौधरी को एक शब्द भी समझ नहीं आया, लेकिन उसने समझने का नाटक किया। वो बीच बीच में सिर हिलाती और नोट्स बनाती रही। वो पूरे समय चिंतित रही, इस डर से कि शिक्षक उसे प्रश्न पूछने के लिए बुला लेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उसके लिए बहुत कष्टदायक था। अंततः वो सुरक्षित रूप से कक्षा के अंत तक पहुंच गई। नैना चौधरी ने चैन की सांस ली। उसने अपना सामान पैक किया और भाग जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे शिक्षक की आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। जिस बात से वह डर रही थी वही सच हो गया। नैना चौधरी मुस्कुराते हुए मुड़ी और बोली, शिक्षक जी, क्या कुछ और है? आपने अभी तक अपना अंतिम शोध पत्र जमा नहीं किया है। आगे बढ़ो रूम। नैना चौधरी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता नहीं था कि उसे अभी भी एक पेपर जमा करना है, लेकिन वो उसे दिखा नहीं सकती थी। इसलिए उसने एहतियात के तौर पर कहा, मुझे इसे फिर से संशोधित करना होगा। ठीक है, इसे अगले शुक्रवार से पहले मेरे ईमेल पर भेज दे। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। ठीक है। उसे उम्मीद थी कि अपनी याददाश्त खोने से पहले उसने अपना शोध पत्र लिखना पूरा कर लिया होगा। नैना चौधरी कक्षा से सबसे आखिर में निकली। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने योगेंद्र शर्मा को बाहर खड़ा देखा। उसका चेहरा खिल उठा। वो आगे बढ़ी और पूछा, तुम यहां क्यों? योगेंद्र शर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने कहा, रात का खाना खाने चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ खाना खाओ। ओह, तुम योगेंद्र शर्मा हो, तुम ही बॉस हो। मुझे किसने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए आप पर निर्भर रहना चाहिए? नैना चौधरी ने एक ही पल में हार मान ली और आज्ञाकारी होकर योगेंद्र शर्मा के पीछे पीछे स्कूल से बाहर चली गई। तुम क्या खाना चाहते हो? योगेंद्र शर्मा ने पूछा। नैना चौधरी ने कहा, जो तुम कहो। मैं बस आपके साथ खाना खाने चल रहा हूं। यह सुनकर योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, क्या तुम्हारे मन में बहुत नाराजगी है? वो बस अपनी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। नैना चौधरी ने असीम चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, आपने मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया था। मुझे नाराजगी क्यों होगी? योगेंद्र शर्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, किसने कहा कि मैंने तुम्हें आमंत्रित किया है? आह, क्या मैंने किया? नैना चौधरी रुक गई और दुखी होकर बोली, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। योगेंद्र शर्मा ने बड़ी समझदारी से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूंगा। क्या आमतौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए? घबराओ मत, मैं भुगतान कर दूंगा। लेकिन फिर भी उसने कई बार उसकी मदद की थी, इसलिए उसे रात के खाने पर दावत देनी चाहिए। नैना चौधरी ने तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और कहा, ठीक है, कृपया मुझे और उधार दें। योगेंद्र शर्मा, कितने? कितना? कितना? इतना दबंग? नैना चौधरी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, तो पहले मुझे 100 मिलियन दे दो। योगेंद्र शर्मा कुछ सेकंड के लिए चुप रही। मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। नैना चौधरी अचंभित रह गई। फिर उसने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, मैं मजाक कर रही थी। मैं उतना उधार ले लूंगा जितना हम आज रात खाएंगे। योगेंद्र शर्मा की आंखें झपकी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दक्षिण द्वार के बाहर स्थित खाने पीने की गली रात के समय बहुत ही जीवंत रहती थी।
नैना चौधरी और योगेंद्र शर्मा ने एक समुद्री भोजन की दुकान चुनी और कुछ झींगा, केकड़ा, मछली और सभी प्रकार के शंख मंगवाए। खाना परोसे जाने का इंतजार करते हुए नैना चौधरी ने अपने पिता को अपनी पहले बनाई हुई पेंटिंग के साथ एक संदेश भेजा। पिताजी, क्या मेरी नई पेंटिंग अच्छी है? कॉमरेड ललन चौधरी का जवाब तब आया जब मैंटिस श्रिम्प की दूसरी प्लेट परोसी गई। कॉमरेड ललन चौधरी, मेरी बेटी, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है। नैना चौधरी बहुत खुश हुई और जल्दी से योगेंद्र शर्मा को संदेश दिखाते हुए बोली, मेरे पिताजी को हमारी पेंटिंग बहुत पसंद आई। हमारा शब्द सुनते ही योगेंद्र शर्मा का दिल खुशी से भर गया और उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। क्या उसे लगता है कि तुमने इसे बनाया है? बिल्कुल, नैना चौधरी ने पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिया। अगले ही पल डायलॉग बॉक्स में दूसरा संदेश दिखाई दिया। कॉमरेड ललन चौधरी, लेकिन यह आपकी पेंटिंग नहीं है। नैना चौधरी ने अभी तक अपना फोन नहीं रखा था, इसलिए योगेंद्र शर्मा ने भी ये संदेश देख लिया। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसे उस घटिया सिस्टम से एक डिंग डोंग की आवाज सुनाई दी। यादृच्छिक मिशन, योगेंद्र शर्मा को परिवार के कम से कम एक सदस्य से मिलवाएं और उसे अपने परिवार से कम 3 तारीफें दिलाने में मदद करें। प्रत्येक तारीफ कम से कम 10 शब्दों की होनी चाहिए। नैना चौधरी ने अपनी आंखें झपकाई। क्या उसने सही सुना था? क्या आज का ये अचानक मिला मिशन इतना आसान था? कॉमरेड ललन चौधरी अब ऑनलाइन थे और वे एक वीडियो भेजकर योगेंद्र शर्मा का उनसे परिचय करा सकते थे। योगेंद्र शर्मा इतनी उत्कृष्ट थी कि 3 तारीफों की तो बात ही छोड़िए, 30 तारीफें भी उसके लिए कोई समस्या नहीं होती। उसे उसकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, एक कहावत है, ससुर जितना ज्यादा अपने दामाद को देखता है उतना ही ज्यादा गुस्सा होता है। क्या आपको यकीन है कि आपके पिता उसकी प्रशंसा करेंगे? वाह, क्या दामाद है! सहपाठी सहपाठी। हे। एक बार फिर व्यवस्था ने उसका मजाक उड़ाया। जब नैना चौधरी वास्तविक दुनिया में लौटी तो उसका फोन अभी भी उसकी और योगेंद्र शर्मा के बीच था। वो उसे वापस लेने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल डायलॉग बॉक्स में एक और संदेश आ गया। कुछ सेकंड तक चक्कर आने के बाद उसने अचानक अपना फोन वापस ले लिया और कांपते हुए उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। उसने भयभीत होकर योगेंद्र शर्मा की ओर देखा। वो बहुत घबराई हुई थी। क्या उसने इसे देखा? क्या उसने इसे देखा? क्या उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो जिस नए प्रेमी की बात कर रही थी वो वही था? अरे, व्हाट्सएप का मैसेज इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है? आखिर क्या चल रहा था? नैना चौधरी का दिमाग तेजी से घूमने लगा। वो सोच रही थी कि अगर योगेंद्र शर्मा पूछे तो वो क्या जवाब देगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो पूछना नहीं चाहता था। उसने चम्मच उठाया और धीरे धीरे दलिया परोसना शुरू किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वो संदेश नहीं देखा हो? या फिर उसने इसे देखा तो था लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बहुत अच्छा था। आखिरकार उसे एक बार तो किस्मत का साथ मिल ही गया। नैना चौधरी का मूड अच्छा था। उसने अपने दस्ताने पहने, एक काली मिर्च वाला झींगा उठाया और खुशी खुशी उसे छीलने लगी। जब वो आधा खा चुकी थी तभी अचानक उसके सामने दलिया का एक कटोरा आ गया। वो और भी खुश हो गई। उसने सोचा कि योगेंद्र शर्मा उसे दलिया परोसने वाली है। उसने इसे बिल्कुल नहीं देखा। तथापि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि अत्यधिक खुशी के बाद दुखी होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि अगले ही पल योगेंद्र शर्मा की आवाज सुनाई दी। नया प्रेमी? नैना चौधरी ने अचानक झींगा छीलना बंद कर दिया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। इतनी सारी असफलताओं का सामना करने के बाद भी उसे क्यों लगता था कि वो भाग्यशाली हो सकती है? इस समय नैना चौधरी को ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ में मौजूद झींगा भी उसकी मूर्खता और भोलेपन पर हंस रहा हो। वो कुछ सेकंड के लिए एकदम भयभीत हो गई थी। नैना चौधरी के होठों का कोना थोड़ा सा फड़क गया और उसने अजीब सी मुस्कान दी। उसका लहजा बेहद गंभीर था। नहीं नहीं, मैंने ये कहानी अपनी माँ को धोखा देने और उनसे अधिक खर्चा लेने के लिए गढ़ी थी। योगेंद्र शर्मा ने कुछ सेकंड तक नैना चौधरी को घूर कर देखा। फिर उसने चायदानी उठाई और उसमें चाय भरने लगा। उसका सुंदर चेहरा अब भी शांत था। उनकी चाल धीमी और सुरुचिपूर्ण थी, जो देखने में मन भावन थी। इस बार नैना चौधरी ने अंधाधुंध आशावादी होने की हिम्मत नहीं की।
उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि ये एक कप चाय घातक साबित हो सकती है। आशा के अनुसार योगेंद्र शर्मा द्वारा चाय दोबारा भरने के बाद फिर उदासीन भाव से उसने 3 शब्द कहे। उसका मूल रूप क्या है? क्या इतना सीधा बोलना जरूरी था? नैना चौधरी में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने यथासंभव शांत भाव से कहा, मेरे पास कोई प्रोटोटाइप नहीं है, मैंने तो बस कल्पना की थी। योगेंद्र शर्मा ने अपनी पलकें उठाईं। उसने रहस्यमयी ढंग से उसकी ओर देखा। नैना चौधरी को उसकी निगाहों के नीचे अपराध बोध महसूस हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी अजीब हो गई। वो विषय बदलने के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसने उसे कहते सुना, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। यही तो आपकी आदर्श टाइप होगी। ये। इस बार नैना चौधरी एक हल्की सी मुस्कान भी नहीं दे सकी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप झींगे छीलने लगी। उसे लगा कि ये विषय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से योगेंद्र शर्मा ने उसे लगातार 2 बार मारा। क्या आपको कला पसंद है? सहपाठी, मैं आपसे विनती करता हूं, चलिए विषय बदलते हैं। नैना चौधरी योगेंद्र शर्मा की पूछताछ बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने छिले हुए झींगे को जल्दी से उसके कटोरे में डाल दिया और विनम्रता और थोड़ी सी शर्मिंदगी भरी मुस्कान से बोली, ये झींगे बहुत स्वादिष्ट है, चख कर देखो। योगेंद्र शर्मा ने उसकी ओर देखा और उसके पतले होठ हल्के से मुड़ गए। ये पहला है जिसे तुमने छिला है। तुम्हें कैसे पता कि ये स्वादिष्ट है? नैना चौधरी, मैंने तुम्हें पहला छिला हुआ पत्ता दे दिया, तुम्हें और किस बात से असंतोष है? क्या तुम जानते हो कि मैंटिस ट्रिम को छीलना कितना मुश्किल है? नैना चौधरी थोड़ी नाराज हो गई। उसने मुंह फुलाकर झींगा वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही चॉपस्टिक ने उसे छीन लिया। नैना चौधरी ने झुंझलाहट में अपना सिर उठाया और ठीक उसी समय उसने देखा कि योगेंद्र शर्मा झींगों को अपने मुंह में डाल रहा है। नैना चौधरी ने तुरंत हाथ बढ़ाया। क्या ये स्वादिष्ट है? योगेंद्र शर्मा मुस्कुराई। बुरा नहीं है, मैंने तुमसे झूठ तो नहीं बोला है ना? नैना चौधरी ने नीचे देखकर मुस्कुराई। इसी समय वेटर उबले हुए केकड़े की एक प्लेट लेकर आया। नैना चौधरी की भूख तुरंत जाग उठी। उसने केकड़े उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बज उठा। ये उसके पिता का वीडियो कॉल था। नैना चौधरी घबरा गई। हालांकि उसने अपने पिता को वीडियो कॉल करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि योगेंद्र शर्मा को उनसे कैसे मिलवाया जाए। नैना चौधरी फोन पकड़े हुए थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जवाब दे या नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गर्म आलू हाथ में पकड़ा हो। फोन अभी भी बज रहा था। तुम इसका जवाब नहीं देना चाहते? उसे इसका जवाब देना ही था। अगर उसने आज वीडियो कॉल का जवाब नहीं दिया तो उसके पिता कल ये पुष्टि करने के लिए उड़ान भरेंगे कि वो अभी भी जीवित है। इसके अलावा उसे एक काम भी करना था। उसे देर सवेर अपने पिता को वीडियो कॉल करनी ही थी। नैना चौधरी ने काफी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार जवाब दिया। कॉमरेड लालन चौधरी का सौम्य चेहरा तुरंत स्क्रीन पर दिखाई दिया। बेटी। कॉमरेड ओल्ड चौधरी का पहला वाक्य एक दिल दहला देने वाला सवाल था। क्या तुम्हें अपने उस प्रेमी से प्यार हो गया है? तुम मुझे हर कुछ दिनों में उसकी पेंटिंग क्यों भेजती हो? ऐसा हर कुछ दिनों में कैसे हो सकता है? आज के संदेश को मिलाकर उसने इसे कुल मिलाकर केवल 2 बार ही भेजा। ललन चौधरी के सवालों से नैना चौधरी घबरा गई। उसने ये नहीं सोचा था कि वो कैसे जवाब दे ताकि उसकी पोल न खुल जाए। अचानक जब उसने नजरें उठाईं तो उसकी नजर योगेंद्र शर्मा की तीक्ष्ण निगाहों से मिली। इस निगाह का अर्थ स्पष्ट था। तो क्या तुम हर कुछ दिनों में अपने पिता को मेरी पेंटिंग भेजते हो? गलतफहमी, गलतफहमी। नैना चौधरी रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। उसने जल्दी से समझाया, पापा, मुझे बस मजा आया इसलिए मैंने आपको भेज दिया, मेरा कोई और इरादा नहीं था। इससे पहले कि उसके पिता कुछ जवाब दे पाते, नैना चौधरी ने तुरंत विषय बदल दिया। वैसे पिताजी, मैं आप सभी से अपनी एक सहपाठी का परिचय कराना चाहती हूँ। कॉमरेड ललन चौधरी। एक पुरुष सहपाठी? हाँ। नैना चौधरी को अजीब तरह से अपराध बोध महसूस हुआ। उन्होंने कई बार मेरी मदद की। हम आज साथ में डिनर कर सकते हैं, मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। इतना कहकर नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा को आंख मारी और फिर फोन के कैमरे का एंगल इस तरह एडजस्ट किया कि योगेंद्र शर्मा भी उसके साथ दिखाई देने लगे। उसने कहा, पापा, ये मेरा सहपाठी योगेंद्र शर्मा है। फिर उसने योगेंद्र शर्मा से कहा, ये मेरे पापा हैं। योगेंद्र शर्मा ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। नमस्ते अंकल। कॉमरेड ललन चौधरी स्वभाव से उन लोगों के प्रति बहुत स्नेही थे जो अक्सर उनकी बेटी की मदद करते थे। नमस्ते नमस्ते। क्या आप और नैना एक ही विभाग में हैं? जब नैना चौधरी ने ये सुना तो वो फिर से घबरा गई। अगर उसके पिता को पता होता कि योगेंद्र शर्मा वास्तुकला विभाग में है तो वो निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते थे कि आज का ये झूलता पुल उसी ने डिजाइन किया है। जब वे दोनों मिलेंगे तो क्या वो बेनकाब नहीं हो जाएगी?
किसी दुर्घटना से बचने के लिए योगेंद्र शर्मा के कुछ कहने से पहले ही नैना चौधरी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, वो इंजीनियरिंग का छात्र है। योगेंद्र शर्मा ने अपने मुंह से निकले शब्दों को निगल लिया और नैना चौधरी की ओर देखा। उसकी घूरती निगाहों को देखकर नैना चौधरी घबरा गई और बेहद शर्मिंदा मुस्कान के साथ जवाब दिया। कॉमरेड ललन चौधरी ने उन दोनों के बीच हुए नजरअंदाज पर ध्यान नहीं दिया और कहा, इंजीनियरिंग का छात्र होना अच्छा है, कला के छात्र होने से बेहतर है। योगेंद्र शर्मा, जिसे पदोन्नति मिलने से पहले ही उसके ससुर द्वारा तिरस्कार किया जाता था, अबाक रह गया। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा को शर्मिंदा नजर से देखा, फिर अपने पिता को योगेंद्र शर्मा की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करने लगी। पिताजी, योगेंद्र शर्मा बहुत ही उत्कृष्ट है। तो फिर तुम्हें उनसे सीखना होगा। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। नैना चौधरी ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और कड़ी मेहनत करती रही। वो केवल अपने पेशेवर पाठ्यक्रमों में अच्छा नहीं है, बल्कि तैराकी, बास्केटबॉल, वीणा वादन और गायन में भी निपुण है। वो वास्तव में एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। देखो वो कितना उत्कृष्ट है। तुम्हें तो पूर्वजों का चित्र बनाना भी नहीं आता। पूर्वजों का चित्रांकन? समस्या ये थी कि वो संदेश उस तक पहुंचा ही नहीं। नैना चौधरी ने देखा कि उसके पिता काफी देर तक उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उसने सीधे सीधे कह दिया, पिताजी, योगेंद्र शर्मा बहुत ही शानदार है, आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करते? मैं इतना उत्कृष्ट हूं, लेकिन कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। नैना चौधरी, मेरी बेटी भी मेरी प्रशंसा नहीं करती। नैना चौधरी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग करेगी और कॉमरेड ललन चौधरी के सिरके के घड़े को उलट देगी। नैना चौधरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो अपने पिता की प्रशंसा करने ही वाली थी कि उसने योगेंद्र शर्मा को ये कहते सुना, चाचा जी चीनी संस्कृति के सार के मास्टर हैं। बहुत से लोग मन ही मन आपकी प्रशंसा करते हैं। इसे काफी अच्छा कहा जा सकता है। नैना चौधरी ने जल्दी से दोहराया, हाँ हाँ, मेरे दिल में पिताजी आप सबसे अच्छे हैं। कॉमरेड ललन चौधरी ये सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। तुम्हारी माँ मुझे सोने के लिए बुला रही है। आपको रात के खाने के बाद जल्दी छात्रावास लौट जाना चाहिए। बिस्तर पर जाते हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? नैना चौधरी उसे रोकना ही चाहती थी, तभी उसने अपने पिता को ये कहते सुना, लिटिल योगेंद्र, कृपया हमारे नैना का ख्याल रखना। योगेंद्र शर्मा, मैं करूंगा, अलविदा अंकल। फिर मिलेंगे। नैना चौधरी चिंतित थी। अरे पापा रुकिए। अच्छा वो। नैना चौधरी काफी देर तक हकलाती रही, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं सूझा। अपनी निराशा में डूबी हुई थी, तभी उसने अपनी माँ को ये कहते सुना, नैना के बगल में वो युवक कौन है? उनका व्यक्तित्व गरिमामय है और वो प्रतिभाशाली प्रतीत होते हैं। वो आर्यन भट्टी से कहीं बेहतर दिखते हैं। नैना चौधरी की आंखें अचानक चमक उठीं और चिल्लाई, माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। उसकी उत्साहित और आंसू भरी अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी माँ को 8-10 साल से नहीं देखा हो। मैडम चारू के माथे पर हल्की सी झंझनाहट हुई। तुम मुझसे पैसे ट्रांसफर करवाना चाहती हो ना? दोनों, नैना चौधरी ने बहुत शांत भाव से कहा। काफी रात हो गई है, छात्रावास में आराम करने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक मिशन पर जा रही हूँ माँ। नैना चौधरी मुस्कुराई और योगेंद्र शर्मा को अपनी माँ से परिचय कराया। माँ, ये मेरा सहपाठी योगेंद्र शर्मा है। योगेंद्र शर्मा ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते आंटी। मैडम चारू ने देखा कि योगेंद्र शर्मा इतना विनम्र था और उसके प्रति उनकी धारणा बेहतर हो गई। नमस्ते नमस्ते। इस वर्ष आपकी उम्र कितनी है? योगेंद्र शर्मा के समान उम्र। ये सुनकर नैना चौधरी का दिल कांप उठा और उसके कान गर्म हो गए। उसने इतनी सहजता से नैना क्यों कहा? नैना चौधरी ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं और अपनी माँ को योगेंद्र शर्मा से पूछते हुए सुना, मैंने नैना से सुना है कि तुम सभी प्रकार के संगीत में निपुण हो। योगेंद्र शर्मा ने तिरछी नजरों से नैना चौधरी की ओर देखा और कहा, मुझे बस थोड़ा ही पता है। मैडम चारू, आप में इतनी प्रतिभा और विनम्रता होना दुर्लभ है। एक और तारीफ। नैना चौधरी बेहद खुश थी। वो तीसरी तारीफ की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी माँ को ये कहते सुना, नैना, स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। नन्हे योगेंद्र, अलविदा। योगेंद्र शर्मा, अलविदा चाची। माँ, नैना चौधरी अब भी संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने फोन काट दिया था। नैना चौधरी को लगा कि वो भी फोन काट देने वाली है। बस एक और वाक्य, बस एक और वाक्य और वो अपना मिशन पूरा कर लेती। सांस। नैना चौधरी ने एक लंबी आह भरी। वो बहुत उदास थी। हालांकि अगले ही पल उसे अपने दिमाग में मिशन पूरा होने की घोषणा सुनाई दी। नैना चौधरी चौंक गई। पूरा हो गया? क्या एक और वाक्य नहीं था? सिस्टम। आपके पिताजी ने उसकी एक बार प्रशंसा की और आपकी माँ ने उसकी 2 बार प्रशंसा की। कुल मिलाकर 3 वाक्य हुए।
नैना चौधरी, मेरे पिताजी ने योगेंद्र शर्मा की प्रशंसा कब की थी? सिस्टम ने ललन चौधरी के शब्दों को कंप्यूटर की आवाज में दोहराया। देखो वो कितना उत्कृष्ट है, तुम्हें तो चित्र बनाना भी नहीं आता। नैना चौधरी, ये स्पष्ट रूप से मेरी आलोचना है। आपकी आलोचना करना भी योगेंद्र शर्मा की प्रशंसा करने जैसा है। नैना चौधरी, क्या ऐसी भी कोई चीज थी? लेकिन ये अच्छा हुआ कि मिशन पूरा हो गया। नैना चौधरी ने डर के मारे आ भरी। वो खाने के लिए वापस वास्तविक दुनिया में लौट आई। हालांकि जैसे ही उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई, उसने योगेंद्र शर्मा को कहते सुना, मुझे नहीं पता था कि मैं सितार बजा सकता हूं और गा भी सकता हूं। वो लगभग भूल ही गई थी कि यहां कोई हिसाब बराबर करने आया हुआ है। नैना चौधरी मुस्कुराई। उसकी आवाज इतनी शांत थी मानो वो सच कह रही हो। मैंने ये किसी और से सुना है। क्या ये गलतफहमी गलत है? योगेंद्र शर्मा। अगली सुबह नैना चौधरी को अपनी मां से 400 रुपए मिले। उसने बताया कि इस महीने से उसका मासिक खर्च बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा। इससे नैना चौधरी बहुत खुश हुई। उसने तुरंत व्हाट्सएप पर अपनी मां को संदेश भेजकर पूछा कि उन्होंने अचानक अपने रहने का खर्च क्यों बढ़ा दिया। सुश्री जिन, मुझे लगता है कि आपका और आर्यन भाटी का ब्रेकअप हो गया है। नैना चौधरी, क्यों? सुश्री जिन, अगर आप ऐसा नहीं करती तो क्या आप किसी दूसरे पुरुष के साथ अकेले खाना खाएंगी? ये सच है, लेकिन नैना चौधरी, तो फिर केवल 400 रुपए ही क्यों? हाई स्कूल में उसकी पॉकेट मनी प्रतिमाह 1000 रुपए से अधिक थी। सुश्री जिन, भगवान ही जाने कि क्या आप एक दिन किसी बुरी आत्मा के वश में हो जाएंगी और उसके साथ फिर से मिल जाएंगी। नैना चौधरी, साफ साफ कहें तो वो और आर्यन भाटी कभी दोबारा साथ नहीं आए, ठीक है? नैना चौधरी, माँ आप आर्यन भाटी को इतना नापसंद क्यों करती हैं? सुश्री जिन, क्योंकि आप उन्हें पसंद नहीं करती। नैना चौधरी अपनी माँ का संदेश देखकर स्तब्ध रह गई। क्या उसे आर्यन भाटी पसंद नहीं था? ये उससे अलग था जो उसने सुना था। जब उसकी माँ ने दूसरा संदेश भेजा तो नैना चौधरी असमंजस में पड़ गई। नैना, मैंने तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बात करते हुए देखा है जिसे तुम पसंद करती हो। आपको आर्यन भाटी पसंद नहीं है। उसकी माँ का लहजा इतना आत्मविश्वास पूर्ण था कि वो बनावटी नहीं लग रहा था। लेकिन सब लोग ऐसा क्यों कहते थे कि आर्यन भाटी ही उसकी श्वेत चांदनी थी? क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? रुको, उसकी माँ ने कहा कि उसने उसे उस व्यक्ति के बारे में बात करते हुए देखा था जिसे वो पसंद करती थी। इसका मतलब ये था कि आर्यन भाटी और योगेंद्र शर्मा से पहले वो किसी और को पसंद करती थी। ये प्रेम कहानी कुछ ज्यादा ही समृद्ध नहीं थी? नैना चौधरी ने अपनी भौहें उठाईं और काफी देर तक सोचती रहीं। उसका दिमाग अभी भी खाली था। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। खैर, जब वो मिशन पूरा कर लेगी और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो सारे रहस्य सुलझ जाएंगे। उसकी बात करें तो आज का डेली मिशन अभी तक क्यों नहीं आया? नैना चौधरी ने उस सिस्टम से पूछा। क्यों? योगेंद्र शर्मा को देखने के लिए बेताब क्यों हो? उसे कौन देखना चाहेगा? मैं बस इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूं और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना चाहता हूं। झटके से सिस्टम ने कहा, मिशन बहुत पहले ही पहुंच चुका है। मैंने देखा कि आप गहरी सोच में डूबे हुए थे, इसीलिए मैंने आपको परेशान ना करने का सोचा। ओह, नैना चौधरी ने अपने बाल बांधे और पूछा, आज का मिशन क्या है? दैनिक मिशन। आप और योगेंद्र शर्मा जिन विपरीत लिंग के लोगों को जानते हैं उनमें से कम एक के साथ डेट पर जाएं और योगेंद्र शर्मा से राजकुमारी की तरह गले लगने का अनुरोध करें। नैना चौधरी अवाक रह गईं। कम से कम एक से क्या तात्पर्य था? क्या वो ऐसी इंसान थीं जो एक ही समय में कई लोगों को डेट करती थीं? उस झटकेदार सिस्टम ने कहा, यह कहना मुश्किल है। आखिरकार अब तक जो हमें पता चला है उससे तो यही लगता है कि आप काफी चंचल स्वभाव के हैं। नैना चौधरी अवाक रह गईं। शांत होने के बाद उसने पूछा, मिशन के अनुसार मुझे पहले किसी और के साथ डेट पर जाना होगा और फिर योगेंद्र शर्मा से गले मिलने के लिए कहना होगा, है ना? हाँ। क्या तुम मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मुझे आशा है कि आप दीर्घायु होंगे। अगर वो हर दिन इस तरह का मिशन करती रहे तो उसका लंबा जीवन जीना अजीब बात होगी। सौभाग्य से उसे एक सहायक मिल गया। वो किसी और के साथ डेट पर नहीं जाएगी। नहाने के बाद नैना चौधरी ने सूरज कुमार का नंबर डायल किया और उससे डेट पर जाने के लिए कहा। सूरज कुमार की आवाज थोड़ी लड़खड़ाती हुई लग रही थी। रुको। 20 सेकंड बाद सूरज कुमार ने कहा, अपना व्हाट्सएप चेक करो। ओह, नैना चौधरी ने व्हाट्सएप खोला और देखा कि सूरज कुमार ने उसे एक लाल लिफाफा भेजा है। नोट, मुझे माफ करना, मैं अपना वादा तोड़ रही हूं, कृपया 200 रुपए स्वीकार करें। नैना चौधरी अवाक रह गईं। ईमानदार होना जरूरी है।
अमीर होने से क्या फर्क पड़ता है? लाल लिफाफे के लिए अब उसका गुस्सा शांत हो गया था। लाल लिफाफा मिलने के बाद नैना चौधरी कुछ देर तक दुविधा में रहीं। मैं बस तुम्हारे साथ एक फिल्म देखना चाहती हूँ, आप इस बारे में दोबारा क्यों नहीं सोचते? दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक ठंडी और धीमी आवाज सुनाई दी। ये चोरी रोधी अध्याय है। पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको नवीनतम अध्याय दिखाई देगा। सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ, कोई जल्दी नहीं है, आपके पास उसे अलविदा कहने के लिए आधा घंटा है। ओ नहीं, ये तो चुंबन है। मिशन के बारे में सोचते ही नैना चौधरी को सिर दर्द होने लगा। उसने दिन में ही योगेंद्र शर्मा के साथ ये समझौता किया था कि वो इस बात का दिखावा करेगी कि आखिरी चुंबन हुआ ही नहीं था। अब किस मांगने का क्या मतलब था? सिस्टम की भाषा बहुत सीधी थी, इसे मुफ्त सवारी माना जाता है। नैना चौधरी अवाक रह गईं। वो सचमुच अवाक रह गईं। कपड़े बदलने के बाद उसके बाल आधे सूखे थे। नैना चौधरी फ्लैट सैंडल पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरीं। पूरी प्रक्रिया में 5 मिनट से भी कम समय लगा। सिस्टम बिग डेटा से पता चलता है कि बाहर जाने से पहले हाई हील्स पहने। मुझे किसी रोमांटिक मुलाकात की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास पहले से ही एक पार्टनर है। ये एक मीटिंग पार्टनर है। नैना चौधरी ने चिड़चिड़ेपन में सुधार किया। सिस्टम, क्या अंतर है? देर सवेर एक मीटिंग शब्द हटा दिया जाएगा। जियानान शहर में साल भर गर्मी का मौसम रहता है और मई के अंत तक तो पहले से ही बेहद गर्मी पड़ रही थी। नैना चौधरी ने अपने लंबे बालों को कान के पीछे कर लिया। उसने एक खूबसूरत ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके कंधे और कॉलर बोन दिखाई दे रहे थे। उसकी भौंहों के बीच एक हल्की सी मोहकता छिपी हुई थी। जिस क्षण से वो प्रकट हुईं, योगेंद्र शर्मा की निगाहें उसके शरीर से हटी ही नहीं थीं। उसके चेहरे पर एकाग्रता थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, जब तक कि उसके गाल लाल ना हो गए। फिर उसने खुद को थोड़ा संयमित किया। उसकी नज़र उसके हल्के नम बालों के सिरों पर घूम गई। उन्होंने नरमी से कहा, नीचे आने से पहले अपने बाल क्यों नहीं सुखा लेती? नैना चौधरी को नहीं पता था कि वो इतनी चिंतित क्यों थी। शायद वो मिशन को पूरा करने के लिए कुछ समय बचाना चाहती थी। उसने इस बारे में सोचा, अपनी उंगलियों से अपने बालों के सिरों को घुमाया और लापरवाही से एक बहाना बनाया, बहुत ज्यादा सूखापन बालों की गुणवत्ता के लिए अच्छा नहीं होता है। योगेंद्र शर्मा ने अपने पतले होंठ से कोड़े। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। क्या वो मेरे बालों की तारीफ कर रहा था? नैना चौधरी शर्मिंदा थीं। इस विषय की दिशा थोड़ी भ्रामक थी। नैना चौधरी को याद आया कि योगेंद्र शर्मा ने कहा था कि उसकी क्लास अभी अभी खत्म हुई है। तो उसने पूछा, क्या वास्तुकला विभाग में आपकी कक्षाएं हर रात होती हैं? योगेंद्र शर्मा ने कहा, कभी कभी। ओह, उन लोगों से बात करना वाकई बहुत अच्छा लगा जो शब्दों को सोने के समान महत्व देते हैं। ये कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला था। नैना चौधरी सोच रहा था कि क्या उसे विषय बदलकर सामान्य बातचीत जारी रखनी चाहिए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अचानक उसका फोन बज उठा। पता चला कि योगेंद्र शर्मा ने उसे व्हाट्सएप पर एक तस्वीर के साथ संदेश भेजा था। ये आमने सामने व्हाट्सएप संदेश, क्या हो रहा था? नैना चौधरी ने ऊपर देखा। योगेंद्र शर्मा ने अपना फोन पहले ही रख दिया था। उसकी आवाज शांत जल की तरह थी। मेरा टाइम टेबल। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसने उससे पूछा कि क्या उसकी हर रात क्लास होती है, और उसने उसे अपना क्लास शेड्यूल भेज दिया। ये क्या सभी इंजीनियरिंग के छात्र इतने ईमानदार होते हैं? नैना चौधरी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, लेकिन फिर भी उसने टाइम टेबल खोली। कक्षाओं का व्यस्त शेड्यूल देखकर वो भावुक हो उठी। इतनी सारी कक्षाएं? योगेंद्र शर्मा, हर दिन इतनी सारी क्लासें होती हैं। क्या आपके पास कुछ और करने का समय है? नैना चौधरी आप कहकर वास्तुकला विभाग के छात्रों का जिक्र कर रही थी। योगेंद्र शर्मा ने हम शब्द को सहजता से हटा दिया। क्लास के बाद ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन जरूरी काम करने के लिए काफी होता है। उदाहरण के लिए आपसे मिलना। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा की वॉइस ओवर नहीं सुनी। उसने समझदारी से सिर हिलाया। फिर उसने उस बेवकूफ सिस्टम की आवाज सुनी जिसने उसे याद दिलाया कि 10 मिनट बचे हैं। नैना चौधरी ने झटपट बात को व्यापार की ओर मोड़ते हुए कहा, मेरे लिए पैसे जमा करने के लिए धन्यवाद। योगेंद्र शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। आपका स्वागत है। नैना चौधरी ने आगे कहा, कल तुम्हारी बहुत सारी कक्षाएं हैं, जल्दी वापस जाओ और आराम करो। शुभ रात्रि। योगेंद्र शर्मा, शुभ रात्रि। कार्य का आधा हिस्सा पूरा हो चुका था। नैना चौधरी सोच रही थी कि दूसरे आधे हिस्से को कैसे पूरा किया जाए। योगेंद्र शर्मा वहीं खड़ी रही और नैना चौधरी के ऊपर जाने का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसके सामने खड़ी नैना चौधरी ने अपने होंठ दबाए रखे और हिली तक नहीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन उसे गलतफहमी होने का डर था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने पूछा, और कुछ? और चुंबन।
अंत में नैना चौधरी अपनी बात कह नहीं पाई। उसके दिमाग में चल रही वो मूर्ख प्रणाली अभी भी खुशी खुशी उल्टी गिनती कर रही थी। जाहिर है वो उसे मरते हुए देखना चाहती थी। गलत समझी गई मूर्ख प्रणाली। मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें मुफ्त का फायदा उठाते हुए देखना चाहता हूं। केवल 5 मिनट बचे हैं। नैना चौधरी का दिल जोर से धड़कने लगा। मन ही मन उसने सोचा, मैं बदसूरत नहीं हूं, उसके मुझे चूमने में कोई हर्ज नहीं है ना? फिर उसने आंखें बंद कर लीं और मन बना लिया। उसकी पलकें कांप उठीं और उसके गुलाबी होंठ हल्के से सिकुड़ गए। वो शर्म को त्याग कर सीधे उसे चूमने के लिए तैयार थी। योगेंद्र शर्मा की नज़र में वो भाव एक संकेत बन गया। उसने तुरंत झुककर उसे चूम लिया। वो पहले तो उसे होठों पर चूमना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि पिछली बार चूमने के बाद वो कितनी असहज लग रही थी। उसे डर था कि कहीं ये जल्दबाजी में न हो जाए और वो डर न जाए, इसलिए उसने उसके माथे पर चुंबन किया। शुभ रात्रि। डिंग डोंग, यादृच्छिक कार्य पूरा हुआ। आपकी जान फिलहाल खतरे से बाहर है। ये खुशी अचानक ही आ गई। नैना चौधरी कुछ प्रतिक्रिया कर पाती उससे पहले ही उसे अपने माथे पर झुनझुनी सी महसूस हुई। उसने मन मारकर कहा, शुभ रात्रि। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी को ऊपर जाते हुए देखा, फिर मुड़कर चला गया। अंधेरी रात में उसकी आंखों की मुस्कान चमक रही थी। और छात्रावास में हुई बातचीत के बाद नैना चौधरी बिस्तर पर लेटी रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अभी भी स्ट्रीट लाइट के नीचे हुए उस चुंबन के बारे में सोच रही थी। पहले तो उसके मन में यही सवाल घूम रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने मुझे क्यों चूमा? क्या उसे पता था कि मैं चाहती थी कि वो मुझे चूमे? फिर बात बदल गई। इस बार मैं कमीना नहीं हूं, उसने मुझे पहले चूमा। चूंकि उसने मुझे काम पूरा करने में मदद की, इसलिए मैं उदार रहूंगा और उससे बहस नहीं करूंगा। बेवकूफ सिस्टम। क्या तुम ये नहीं सोचती कि उसने तुम्हें क्यों चूमा? तुम्हारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाकई दिल छू लेने वाली है युवती। प्रतिभावान होने का दिखावा करने के दिन बेहद कठिन थे। अगर नैना चौधरी पढ़ाई नहीं कर रही थी तो वो पढ़ाई के लिए जा रही थी। हालांकि उसे अभी भी तरह तरह के जटिल व्याकरण और अस्पष्ट शब्दों से जूझना पड़ रहा था। साथ ही पढ़ने, अनुवाद और अन्य होमवर्क का ढेर भी था। ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने से भी ज्यादा कठिन था। बेवकूफ सिस्टम। सच में? क्या आपने कभी परीक्षा की तैयारी की? नैना चौधरी अवाक रह गया। ठीक है, उसके लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद सोना वास्तव में एक बड़ा लाभ था। देखते ही देखते गुरुवार आ गया। नैना चौधरी को भाषण प्रतियोगिता समिति में अगले दिन के भाषण के लिए उपस्थिति का क्रम तय करने हेतु लॉटरी निकालने का नोटिस मिला। एक साधारण आवास परीक्षण के बाद वो ठीक 7:30 बजे बाहर आई। इस बार स्थिति थोड़ी अटपटी थी। अगर वो पुस्तकालय जाती तो शायद उसे बैठने की जगह न मिलती। साथ ही उसे जल्द ही घर वापस जाना था। छात्रावास वापस जाने के लिए अभी बहुत जल्दी थी। नैना चौधरी विद्यार्थी गतिविधि केंद्र के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर हिचकिचा रही थी। कुछ देर बाद उसे अचानक याद आया कि उसके बैग में एक उपहार था जो उसने योगेंद्र शर्मा को नहीं दिया था। क्यों ना आज ही उसे दे दें? बेवकूफ़ी भरी व्यवस्था। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो उसे देख लो। आप अब भी बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? नैना चौधरी, उसे कौन देखना चाहेगा? मिशन को पूरा करना है। आखिरी वाक्य थोड़ा दोषी सा लग रहा था। इसीलिए मैं जो भी मिशन देता हूं वे सब लाभप्रद होते हैं। उस मूर्ख सिस्टम को लगा कि वो तर्क से परिपूर्ण है। नैना चौधरी खामोश। नैना चौधरी उन बेवकूफ़ी भरे मिशनों को याद नहीं करना चाहती थी। उसे याद आया कि योगेंद्र शर्मा ने उसे क्लास का शेड्यूल भेजा था, इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और ये देखने के लिए व्हाट्सएप खोला कि क्या आज रात उसकी कोई क्लास है। हालांकि इससे पहले कि वो पूरी बात समझ पाती, योगेंद्र शर्मा का संदेश सामने आ गया। योगेंद्र शर्मा, क्या आप आज रात खाली हैं? नैना चौधरी के हाथ कांप रहे थे। तर्क के मामले में पूरे अंक पाने वाली मूर्ख प्रणाली ने एक बार फिर अपना अस्तित्व साबित किया। मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, हमारे दिल जुड़े हुए हैं। खामोश। नैना चौधरी को इसकी परवाह करने में बहुत आलस आ रहा था। उसने पहले योगेंद्र शर्मा का क्लास शेड्यूल देखा और पाया कि आखिरी क्लास 8 बजे खत्म होती है। इसलिए उसने जवाब दिया, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, क्लास के बाद मिलते हैं। दूसरी तरफ योगेंद्र शर्मा की उंगलियां फोन के कीबोर्ड पर अटक गई थीं। वो नैना चौधरी से पूछना चाहता था कि वो कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया और केवल एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। पोडियम पर प्रोफेसर वास्तुकला यांत्रिकी की व्याख्या कर रहे थे। योगेंद्र शर्मा कुछ खोया खोया सा था। काफी देर बाद अचानक उसने अपनी दाहिनी ओर खिड़की की चौखट से एक छोटा सा सिर धीरे से ऊपर उठते देखा। फिर सुंदर साफ आंखें धीरे धीरे दिखाई दी जो प्यारी और समझदार थीं। योगेंद्र शर्मा ने अपने होंठ सिकोड़े और नजरें फेर लीं। वो अब इस क्लास को और नहीं सुन सकता था। खिड़की के बाहर नैना चौधरी वास्तुकला संकाय में काफी समय से थी। बाहर इंतजार करते करते वो बोर हो गई और अचानक उसे ये देखने की इच्छा हुई कि वास्तुकला के महान गुरु योगेंद्र शर्मा कक्षा में कैसे दिखते हैं। वो खिड़की के नीचे छिप गई और चुपके से उन्हें देखने लगी। उसका दिल प्रशंसा से भरा हुआ था। वास्तुकला के देवता सचमुच अलग थे। वास्तव में वो ये नहीं बता पा रही थी कि क्या अलग था। उसे बस इतना महसूस हुआ
कि योगेंद्र शर्मा जिस तरह से कक्षा की बात सुन रही थी वो किसी भी सुंदर दृश्य से कहीं ज्यादा मनमोहक था। योगेंद्र शर्मा के आकर्षक रूप का कुछ देर आनंद लेने के बाद नैना चौधरी ने अचानक देखा कि पोडियम पर बैठे प्रोफेसर ने चश्मा पहना हुआ था और थूक रहे थे। ये वही प्रोफेसर थे जिन्हें उसने पिछली बार योगेंद्र शर्मा को गले लगाने के लिए कक्षा में आते समय देखा था। अचानक उसे बहुत अपराध बोध हुआ और वो अनजाने में छिप गई, लेकिन तभी उसने प्रोफेसर को योगेंद्र शर्मा का नाम पुकारते सुना। क्या क्या योगेंद्र शर्मा इस सवाल का जवाब देने वाली थी? नैना चौधरी ने एक बार फिर अपना सिर ऊपर उठाया और वास्तुकला के देवता की पूजा करने के लिए तैयार हो गई। तथापि योगेंद्र शर्मा के खड़े होने के बाद उसने एक भी शब्द नहीं कहा। हालांकि उसका चेहरा भावहीन नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने प्रोफेसर की बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो इतनी आश्वस्त क्यों थी? ऐसा इसलिए था क्योंकि एक कमजोर छात्रा होने के नाते उसे इस क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव था। बूढ़ा प्रोफेसर अपनी अभिमानी छात्रा पर इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी दाढ़ी फूंक दी। अंत में उसने उसे बहुत कठोर फटकार नहीं लगाई, बस सख्ती से उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और फिर दूसरे छात्र को प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुलाया। नैना चौधरी ने झुककर प्रणाम किया और दबे पांव चली गई। सुरक्षित जगह पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए योगेंद्र शर्मा को चिढ़ाने के लिए व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, तो तुम भी क्लास में ध्यान भटका सकते हो? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, आमतौर पर नहीं। नैना चौधरी, प्रोफेसर ने अभी अभी तुम्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था, लेकिन तुम अब भी अपने फोन से खेल रहे हो। तुम बहुत अवज्ञाकारी हो ना? योगेंद्र शर्मा की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने अपने पारियों से यह साबित किया कि वो बहुत आज्ञाकारी है। ठीक है, मैं अब नहीं खेलूंगा। नैना चौधरी ने संदेश देखा और उसके होंठ के कोने हल्के से मुड़ गए। फिर उसने खुद को जबरदस्ती दबाया, व्हाट्सएप बंद किया और शब्द याद करने वाला ऐप खोला और पीके गेम खेलना शुरू कर दिया। ये खेल बहुत सरल था। इसमें खिलाड़ियों का एक समूह शब्दों की स्पेलिंग लिखने की प्रतियोगिता करता था। हर 15 सेकंड में एक नया शब्द अपडेट होता था और जो खिलाड़ी उसे गलत लिखता था वो खेल से बाहर हो जाता था। नैना चौधरी ने लगातार 5 मैच खेले, लेकिन उनमें से कोई भी मैच 3 मिनट से अधिक नहीं चला। नैना चौधरी बहुत हताश थी। उसकी स्क्रीन लॉक हो गई और उसने खेलना बंद कर दिया। अचानक योगेंद्र शर्मा की आवाज उसके सामने सुनाई दी। मुझे याद है कि पिछले सेमेस्टर में तुमने अंग्रेजी विभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नैना चौधरी ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और आधे पल के लिए स्तब्ध रह गईं। फिर उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरे नतीजे देखे? योगेंद्र शर्मा ने सिर हिलाया और एक बहुत ही सटीक आकलन दिया, काफी दुखद। जब नैना चौधरी ने दुखद शब्द सुना तो उसने खुद को बचाने की हिम्मत भी नहीं की। उसने सीधे सीधे बात खत्म कर दी और अपने बैग से तैयार उपहार निकाला, लाल धागे और चीनी मिट्टी के मोतियों से बना एक पेंडेंट। उसने गंभीरता से कहा, ये तुम्हारे लिए है। आपका नाम ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल है। इसे खरीदने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। योगेंद्र शर्मा की नज़र सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लिखे लाल रंग के शब्द दावत पर पड़ी और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। बाकी 3 के बारे में क्या? क्या क्या उसे बाकी तीनों के अस्तित्व के बारे में पता है? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानता है कि ये उपहार सेकंड हैंड है? नैना चौधरी सच बताने के बारे में सोच रही थी, लेकिन योगेंद्र शर्मा के अगले वाक्य ने उसे फैसला लेने में मदद कर दी। योगेंद्र शर्मा ने कहा, तुम इसे हर दिन अपने बैग पर लटकाते थे। क्या ये महज एक संयोग हो सकता है? नैना चौधरी को याद आया कि उसने अभी अभी कहा था, इसे खरीदने में मुझे बहुत मेहनत लगी, और अचानक उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन उसे अपना जोड़ा हुआ हिस्सा पूरा करना ही था, चाहे इसके लिए उसे घुटने ही क्यों न पेलने पड़े। नैना चौधरी का दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा और वो तुरंत मेहमान से मेजबान बन गई। मैंने आपको अपनी सभी प्यारी चीजें दे दी जिन्हें मैं हर दिन अपने बैग में टांगती थी। आप मेरी ईमानदारी देख सकते हैं। नैना चौधरी को लगा कि वो बेहद बुद्धिमान है। महज कुछ शब्दों में उसने सेकंड हैंड सामान को ईमानदारी से भरे खजाने में बदल दिया था। लेकिन तभी उसकी नज़र योगेंद्र शर्मा की गहरी निगाहों से मिली और उसे अचानक एहसास हुआ कि प्रिय वस्ती में छिपी वस्तु असल में दावत थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका प्रिय दावत। नैना चौधरी इतनी शर्म से लाल हो गई कि उसका चेहरा लाल हो गया। योगेंद्र शर्मा की मुस्कान सुबह के सूरज की तरह चमकदार थी। डिंग डोंग, दैनिक मिशन पूरा हुआ। आपकी जान फिलहाल खतरे से बाहर है। इस रविवार को दोपहर 1:30 से पहले कोई नया दैनिक मिशन जारी नहीं किया जाएगा। क्या इसका मतलब ये था कि उसे आखिरकार कुछ दिनों की शांति मिल सकती थी? नैना चौधरी बेहद खुश हुई और उसने सहजता से पूछा, योगेंद्र शर्मा ने मेरा उपहार भेजते ही स्वीकार कर लिया। आपने मिशन के पूरा होने की घोषणा अभी क्यों की? उस घटिया सिस्टम ने कहा। उपहार स्वीकार करके उसने मिशन का केवल आधा हिस्सा ही पूरा किया। आप उसे प्रसन्न करने में सफल रही हैं। मेरे वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार उसे प्रसन्न करने का तरीका आपका वाक्य होना चाहिए, प्रिय भोज। उसने ऐसा कब कहा था? नैना चौधरी का चेहरा अचानक खिल उठा। उसने योगेंद्र शर्मा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वो स्थिति को और बिगाड़ देगी, इसलिए उसने मरने का नाटक करने का फैसला किया।
वो एक बौद्ध धर्म को मानने वाली आलसी छात्रा थी जिसे तरक्की करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो अपने जैसे होशियार छात्रों से अलग थी, उसके पास उतने अच्छे विचार नहीं थे। नैना चौधरी इतनी आत्मसंतुष्ट थी। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी के विचारों को सहजता से भांप लिया। वो इतना समझदार था कि उसे पता था कि कब रुकना है। उसने पहल करते हुए विषय बदल लिया। कल तुम्हारा नंबर क्या है? नैना चौधरी ने राहत की सांस ली। 3। योगेंद्र शर्मा ने कहा, शुभकामनाएं। अगर वो किसी मिशन पर नहीं होती तो वो पानी में कूदने की पहल नहीं करती। छात्रावास लौटने के बाद नैना चौधरी ने सबसे पहले कंचन मौलाशी से स्विमसूट खरीदने के लिए उसके साथ चलने को कहा। क्या स्विमसूट खरीदना है? उपन्यास पढ़ रही कंचन मौलाशी ने अपना फोन नीचे रख दिया और अजीब से भाव से ऊपर देखते हुए कहा, तुम्हारी अलमारी में कपड़ों के लेबल अभी तक नहीं फटे हैं और अब तुम नहीं खरीदना चाहती हो? क्या उसके पास स्विमसूट है? नैना चौधरी ने झटपट अलमारी खोली और कुछ देर तक उसमें तलाशी ली। उसे सचमुच झील के हरे रंग का एक गत्ते का डिब्बा मिला जिसके अंदर कपड़ों के 4 सेट थे, बी, की और नी। नैना चौधरी के हाथ कांप रहे थे। ये मैं इसे नहीं पहन सकती। कंचन मौलाशी ने कहा, तो फिर आपने इसे क्यों खरीदा? इसे इकट्ठा करने के लिए? नैना चौधरी के माथे में अचानक 2 बार झंझनाहट हुई। वह भी जानना चाहती थी कि उसने इतनी सारी बिकिनी क्यों खरीदी। कुछ देर तक सहमी रहने के बाद नैना चौधरी ने कहा, मैं एक अधिक पारंपरिक सेट खरीदना चाहती हूँ। रूढ़िवादी 1 पीस वाला? हाँ, पिछली बार तैराकी प्रतियोगिता में आपने जो 1 पीस स्विमसूट पहना था उसके बारे में क्या ख्याल है? अब आप इसे नहीं पहन सकते? नैना चौधरी पल भर में अवाक रह गई। क्या तैराकी प्रतियोगिता? क्या उसने गलत सुना? क्या अब वह सचमुच एक कुशल तैराक बन गई थी? जरा ठहरिए। चूंकि उसने तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए स्कूल में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जानते होंगे कि वह तैर सकती है। उदाहरण के लिए योगेंद्र शर्मा। नैना चौधरी अवाक रह गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि योगेंद्र शर्मा ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बहलाना चाहती है। तैरना ना जानने का नाटक करना और एक आकर्षक लड़के को पूल में जाने के लिए कहना, अगर ये आकर्षण नहीं था तो और क्या था? नैना चौधरी के माथे में फिर से झंझनाहट होने लगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि योगेंद्र शर्मा का चेहरा पूरे समय भावहीन बना रहा। वह स्पष्ट रूप से मौके का इंतजार कर रहा था और उसके अभिनय को देख रहा था। नैना चौधरी अवाक रह गई। इस बार नैना चौधरी सचमुच जीना नहीं चाहती थी। उसका दिल बुरी तरह से परेशान था। उसने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, ड्रैग, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मैं तैर सकती हूँ? ड्रैग सिस्टम ने कहा, मुझे डर था कि सच्चाई जानने के बाद आपका अभिनय उतना विश्वसनीय नहीं होगा। हे, क्या वह उसे मूर्ख बनते देखना चाहता था? नैना चौधरी ने उस घटिया व्यवस्था पर अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, सच जानने के बाद मैं अब ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे डेट पर ले जाने के लिए कोई और बहाना ढूंढ सकती हो? निकृष्ट कमाली ने खुद से पूछा और जवाब दिया, ओ हाँ, तुम उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए भी बुला सकती हो। नैना चौधरी अवाक रह गई। एक आमना सामना? वह समझ सकती थी, ये व्यंग्य था। ड्रैग सिस्टम ने कहा, दरअसल आपको इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र शर्मा ने शायद अतीत में आप पर ध्यान नहीं दिया होगा और उसे पता ही नहीं था कि आप तैर सकते हैं। ये बात समझ में आती है। योगेंद्र शर्मा को उन लड़कियों की कभी परवाह नहीं थी जिनका उससे कोई रिश्ता नहीं था। वह शायद उसी श्रेणी में आती थी जिसे उसने अतीत में नजरअंदाज किया था। इस विचार के साथ ही नैना चौधरी को अचानक उतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, तथापि थोड़ा दर्द क्यों महसूस हुआ। वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद नैना चौधरी को सचमुच अलमारी के सबसे निचले हिस्से से एक काला 1 पीस स्विमसूट मिला। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि मेरे पास ये स्विमसूट है, नैना चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। कंचन मौलाशी को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने आह भरी और कहा, अगर मेरा शरीर तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूल में बिकिनी जरूर पहनती। तुम बातों को इतना दिल पर क्यों लेते हो? नैना चौधरी अजीब तरह से मुस्कुराई। बिकिनी पहनकर योगेंद्र शर्मा से तैरना सिखाने के लिए कहना। ये दृश्य इतना सुंदर था कि इसकी कल्पना करना भी असंभव था। स्विमिंग पूल में नौसिखिया ना दिखने के लिए नैना चौधरी ने पूरी दोपहर ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखे। रात के खाने से पहले उन्हें अचानक काउंसलर का कॉल आया जिसमें बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री की प्रदर्शनी के लिए स्वयंसेवक अनुवादकों की सूची जारी कर दी गई है। अपनी ही प्रतिभा से एक बार फिर अचंभित हुई नैना चौधरी ये सुनकर अस्वस्थ महसूस करने लगी। उनके हाथ कांपने लगे और उनका फोन लगभग गिरने ही वाला था। सौभाग्य से अगले ही पल उन्होंने काउंसलर को ये कहते हुए सुना, आपका नाम सूची में नहीं है। नैना चौधरी ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, भगवान का शुक्र है कि मेरा चयन नहीं हुआ। मेरी अंग्रेजी का स्तर इतना अच्छा नहीं है कि मैं अनुवाद कर सकूं। उसने अफसोस जताते हुए कहा, तो फिर मैं अगली बार ही आवेदन करूंगी। ज्यादा निराश मत होइए, काउंसलर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा चयन ना होने का कारण यह है कि समिति केवल जूनियर और सीनियर छात्रों को ही लेना चाहती थी। उन्होंने सभी फ्रेशमैन और सॉफ्टमोर छात्रों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन नैना चौधरी के हाथ फिर से कांपने लगे। लेकिन ये अच्छा नहीं लगा। नैना चौधरी ने शांत रहने की कोशिश की और कहा, लेकिन क्या? हमारे विभाग के डीन ने आपके लिए सिफारिश की है। काउंसलर उत्साह से बोला, तो समिति ने अपवाद बनाकर आपको स्वीकार कर लिया।
नैना चौधरी अवाक रह गई। शिक्षक जी, यदि आप कोई अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं तो सीधे सीधे खबर सुना दीजिए, अपनी इच्छा को पहले दबाने की क्या जरूरत है। नैना चौधरी रोना चाहती थी लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा रोने पर मजबूर कर दिया वह ये थी कि जब उसने अपना सामान पैक किया और उस रात स्विमिंग पूल जाने की तैयारी की तो अचानक उसने पाया कि उसके वन पीस स्विम सूट में एक छेद था और संयोग से वो छेद उसकी छाती पर था। ये थोड़ा शर्मिंदगी वाला था। वह निश्चित रूप से फटे हुए स्विम सूट को पहनकर पूल में नहीं जा सकती थी, लेकिन तब तक 7:30 रज चुके थे। अगर वो आखिरी समय में स्विम सूट खरीदती तो वह समय पर नहीं पहुंच पाती। क्या करे वो? हताश नैना चौधरी अलमारी के सामने खड़ी होकर गहरी सांस ली। अंत में उसकी नजर बिकिनी के उस डिब्बे पर पड़ी जिसे अभी तक खोला नहीं गया था। उस बेकार सिस्टम ने कहा, बिकिनी, चलो मस्ती करते हैं। सुना, इसे तो आप नहीं पहन रहे हैं, फिर आप इतने उत्साहित क्यों हैं? नैना चौधरी ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। उसने योगेंद्र शर्मा से वादा किया था कि वह खुद को अच्छे से ढक लेगी, लेकिन ये बिकिनी, इसका कपड़ा सीमित था और वह सचमुच खुद को अच्छे से नहीं ढक सकती थी। उस बेकार सिस्टम ने एक बार फिर कहा, मुझे विश्वास है कि योगेंद्र शर्मा जैसी नेक इंसान आपको सिर्फ इसलिए दोष नहीं देगी क्योंकि आपने कुछ ज्यादा ही सेक्सी पहना है। सुना, उसे कोई सांत्वना नहीं मिली। रात के समय स्विमिंग पूल में ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ ही लड़के अपने बैग लिए एक एक करके बाहर निकल रहे थे। स्विमिंग पूल में प्रवेश करने के बाद नैना चौधरी सबसे पहले अपना कार्ड स्वाइप करने और एक स्टोरेज बॉक्स किराए पर लेने के लिए फ्रंट डेस्क पर गई। चाबी लेते ही उसने कर्मचारियों को ये कहते हुए सुना कि स्विमिंग पूल 9 बजे बंद हो जाएगा।